नमस्कार दोस्तों, आज हम बिगेस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग TWI से एग्जाम देते हैं पेंटिंग इंस्पेक्टर का, यहाँ पे मैंने बुक भी दिखा रहा हूँ आपको, बिगेस सीसी पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2। इसका अगर जो लोग एग्जाम देने जाते हैं बिगेस का, उसके लिए आज हम पूरा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो PPT बनाया है उसका नया कुछ नहीं है, इसका कॉपी टू कॉपी बनाया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो PPT बनाया हुआ है वो सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत उसमें मैंने कुछ एडिटिंग किया है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे बिगेस सीसी पेंटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 का। जो चैप्टर नंबर 1 है वो कोरोजन के रिलेटेड है। कैसा? कोरोजन के रिलेटेड। ठीक है, ओके। अभी देखो, ये बिगेस पेंटिंग इंस्पेक्टर का कोर्स हम करते क्यों है? सबसे पहला बात, हम करते क्यों है भाई? बहुत सारे लोग केमिकल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, कुछ लोग कोई फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग मरीन फील्ड में जाते हैं ना, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मेरे हिसाब से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो पेंटिंग इंस्पेक्टर में मिलता है। और जो पेंटिंग इंस्पेक्टर जो होता है, देखो शटडाउन हुआ तो भी कोटिंग इंस्पेक्टर का जरूरत है, बिगेस का, नेस या SSPC का। अगर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेके प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो भी आपको पेंटिंग इंस्पेक्ट, क्योंकि मटेरियल रिसीव करेंगे, वो पेंट डैमेज है कि कैसा है, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा तब तक हमारा ये चलता रहेगा जॉब। ठीक है, और सीसी वाले का क्या है? सीसी वाला है, ठीक है, सीसी वाला भी इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, हमने वो सीरीज को भी फिनिश किया, यूट्यूब में है अवेलेबल। ठीक है, सीसी वाला जो है अगर नया प्लांट है तो ही जरूरत पड़ेगा, शायद शटडाउन में इक्का दुक्का जरूरत पड़ जाए, लेकिन बिगेस जो है पेंटिंग इंस्पेक्टर है, नेस इंस्पेक्टर है, SSPC है, उसका तो ऑल टाइम डिमांड रहने वाला है। इसी की वजह से ये कोर्स का हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन पहले मैं ये बात कर दूं, बिगेस अगर करते हैं तो सैलरी कितना मिलता है वो भी एक इंपॉर्टेंट है ना। तो जो बिगेस हम करने जाते हैं तो हम लोगों का गल्फ कंट्रियों में बहुत सारा अच्छा खासा सैलरी मिलता है। जनरली कोई लोग 5 साल का एक्सपीरियंस है और बिगेस कर लिया है तो उसको 1.1 लाख से लेके 1.5 लाख या 2 लाख तक भी जा सकता है। और इंडिया में भी अगर वही बंदा जॉब करेगा तो 50,000 से कम उसको सैलरी नहीं मिलेगा, मतलब उससे ज्यादा ही सैलरी मिलेगा। अगर फ्रेशर के तौर पे बिगेस करना चाहता है तो फ्रेशर के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जुगाड़ करके सब चीज आजकल मार्केट में हो रहा है। लोग फ्रेशर होके भी, लोग आजकल साउथ के लोग बहुत आगे हैं। देखो साउथ में क्या होता है, इंजीनियरिंग पास किया, सीधा NDT स्टार्ट किया, NDT के बाद सीधा CSIP स्टार्ट किया, CSIP फिनिश होने के बाद सीधा बिगेस में। अभी बिगेस क्या CSIP का रिजल्ट भी नहीं आता है तो दूसरे कोर्स में बैठ जाता है। जैसे ही NDT, CSIP और बिगेस फिनिश किया तभी वो मार्केट में जॉब करने के लिए बाहर निकलता है। और हमारे यहाँ पे इस साइड में क्या है, नॉर्थ में और गुजरात साइड में या हमारे दिल्ली साइड में क्या है भाई, हाँ चलो ठीक है, जॉब अभी पहले से ही जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, 10,000 का जॉब कर लेते हैं ना। तो उन लोगों को देखो, वो पहले से ही ये कोर्स करके ही बाहर निकलते हैं ताकि उसको अच्छा सा एक पुशअप मिले, अच्छा सा एक सेटअप मिले। और गल्फ कंट्रियों में एज अ फ्रेशर भी कोई कंपनी ले जाती है तो वो पहुंच जाते हैं 20-25 हजार 30,000 में भी पहुंच जाते हैं। तो ये कोर्स जो है सब लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है 5 साल के बाद हमारा आंखें खुलेगा, इससे अच्छा पहले ही आंखें खोल लो, पहले से ही ये कोर्स कर लो। ये कोर्स में 2 पेपर है। अगर बिगेस का कोर्स करने जा रहे हैं तो 2 पेपर है। पहला पेपर है थ्योरी पेपर, पहला थ्योरी पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, दूसरा पेपर है प्रैक्टिकल पेपर, तो प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन। भाई समझ में आ रहा है पीछे वाले लोग? ओके, अभी देखो 50 क्वेश्चन है, उसका मैं थोड़ा डिवाइडेशन करता हूं प्रैक्टिकल का। ठीक है, बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं, यार क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, इसके लिए मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये बुक आपको समझा रहा हूँ, वो बुक कर लीजिए। आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो दीपेश पटेल देगा, वो क्वेश्चन को रटा कर लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए और आप कोई भी इंस्टीट्यूट बिना ज्वाइन किए भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं 50 का। हमको समझ में आ गया कि भाई चलो भाई 50 क्वेश्चन तो पेपर थ्योरी के हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हैं, उसमें भी बहुत डिवाइडेशन है। प्रैक्टिकल क्या है, इसमें
पहला कोई भी 3 क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिकल बेस पे आपको डिजिटल डीएफटी मेजरमेंट दिया जाएगा। डीएफटी मतलब एक पेंटेड सरफेस का प्लेट दिया जाएगा, उसमें कितना डीएफटी है वो चेक करना है। डिजिटल मीटर है, खट से उसके ऊपर ऐसा ऐसा लगाओ, ये जो चीज है पेंटेड सरफेस इसके ऊपर ऐसा लगाओ तो यहाँ डिजिटल मीटर में दिखाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे कितना पेंट है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि हाँ कितना 50 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 200 माइक्रोन जो भी है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो रेंज में दिया जाएगा कि कितना, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, ऐसा रेंज दिया जाएगा। तो आपको मिला हाँ भाई 80 मिला तो 80 है, वो 50 से 100 के रेंज में है तो वो आप आंसर दे सकते हैं। ऐसे आपको एक डीएफटी चेक करना है। ओके, ये जो है 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन है वो गेज के रिलेटेड है। उसमें से पहला क्वेश्चन है डीएफटी मेजरमेंट करना। डीएफटी मतलब पेंट सरफेस, जो पेंटेड सरफेस आपको ऐसा प्लेट दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको एक प्लेट दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट के ऊपर पेंटेड सरफेस होगा। ये पेंटेड सरफेस आप जैसे ही आप उसके ऊपर वो डिजिटल मीटर ऐसा रखेंगे तो आपको बता देगा कि हाँ कितना है, कितना रेंज है। वो 5-6 जगह 10, 12, 15, 20 बार ऐसे चेक करने का, ठीक है। एक बार खाली डाला हो, ओके आंसर आ गया, खट से लिख लिया, ऐसा नहीं करने का, बहुत बार ट्राई करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपका बहुत पैसा लगा है इसमें, ठीक है। 1,33,000 TWI का फीस है। कितना फीस है? 1,33,000। इसके लिए आपको एक गौर करके अच्छे से आंसर देना है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा कि सरफेस प्रोफाइल नीडल गेज, मतलब ये कोई एक प्लेट है, इसको ब्लास्टिंग कर दिया हुआ है, वैसा आपको एक प्लेट दिया जाएगा और आपको एक सरफेस प्रोफाइल नीडल गेज दिया जाएगा, एक सुई जैसा होता है, ठीक है। वो यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो आपको वो भी दिखा देगा कि भाई कितना है वो, ठीक है, ब्लास्टिंग कितना हुआ है वो दिखा देगा। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है डायल माइक्रोमीटर और रेप्लिका टेस्ट। रेप्लिका टेस्ट जो है वो मैं दिखाता हूं, लाओ यहाँ पे। रेप्लिका जो है वो कैसे आता है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो है ये यहाँ पे ऐसा एक टेस्टर आता है, ठीक है, टेस्टेक्स प्रेसो फिल्म। ये जो प्रेसो फिल्म है उसको आपको वो ब्लास्टिंग जो ब्लास्टिंग सरफेस है उसके ऊपर लगाना है। इसको आपका ये पेंसिल का पिछला जो पार्ट है वो या तो पेन का पिछला पार्ट हो या ऐसा कोई ऐसा जो तोड़ ना दे फिल्म को, ठीक है, ऐसा कोई पार्ट हो, उससे या तो आपकी उंगली से भी, आपका जो नाखून है ना उससे भी आप ऐसा घिस के उसको करके फिर आपको इसके बीच में रखना है। किसके बीच में? यहाँ पे बीच में रखना है और चेक करना है कि ये कितना है, तो वो भी रेंज में आंसर रहेगा। तो वो हो गया। अभी दूसरा पोर्शन है ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसमें आपको चार्ट दिया जाएगा ऐसे घुमाने वाला, ठीक है, पुराने जमाने में था ना घुमाने वाला चार्ट, तो वो चार्ट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल का 5 क्वेश्चन की बात। ओके, बाकी का क्वेश्चन क्या? बाकी 45 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेटिक्स के आएंगे। कितने क्या आएंगे? 15 क्वेश्चन न्यूमेटिक्स के आएंगे। मैं आपको 72 क्वेश्चन देगा, उसमें से ही 15 आएंगे। मैं आपको जो क्वेश्चन देगा उसी में से आएंगे, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, उसी में से आएंगे। तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, 15 क्वेश्चन ये हो गया, 5 क्वेश्चन ये हो गया, तो बचा कितना? 20, मतलब 30 क्वेश्चन बचा। 30 क्वेश्चन है, उसमें आपको फोटो वगैरह दिखाया जाएगा। मैं आपको फोटो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है एक मिनट, ये इसमें ब्लिस्टर है क्या है, ऐसा करके फोटो दिखाया जाएगा। ये फोटो में क्या दिख रहा है आपको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। तो ऐसे करके हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा का पूरा है वो क्लोज बुक एग्जाम है। आपको कोई भी बुक ओपन करना नहीं है। जैसे एपीआई 510, 570, 653, उसमें क्या है? एपीआई 510 में क्या है? 170 क्वेश्चन है, उसमें से 60 क्वेश्चन ओपन बुक के हैं और बाकी 110 क्वेश्चन है वो क्लोज बुक के हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, 50 क्वेश्चन थ्योरी। आप 100 क्वेश्चन बना, वो 100 क्वेश्चन का 1,33,000 है, मतलब एक क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेटली 1,500 का पड़ा, अप्रोक्सीमेटली समझो तो, राइट।
ओके, कोई इंस्टीट्यूट आप जाएंगे तो 25-30 हजार आपको इंस्टीट्यूट वाले को देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ये कोर्स करवाएंगे। ओके, ये कोर्स में कितना कंटेंट है, तो टोटल ये कोर्स में यहाँ पे मैं दिखाया ना, कोरोजन, सरफेस प्रिपरेशन, मेथड स्टैंडर्ड, ये सब चैप्टर है। यहाँ 12 चैप्टर यहाँ पे मैं दिखाया है, और यहाँ पे टोटल बाकी के जो चैप्टर है, मतलब टोटल 23 चैप्टर है। कितना है? 23 चैप्टर है। 23 चैप्टर में ये पूरा बुक बना हुआ है। आपको मैं अगर ये बुक दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे है ना, ये कोरोजन ऐसा लाइन टू लाइन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 23 रिवीजन क्वेश्चन, लास्ट है ना रिवीजन क्वेश्चन, ऐसा टोटल 23 क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं आगे। हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोरोजन चैप्टर नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल दामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वेल्डिंग नॉलेज करके यूट्यूब चैनल है, वहां पे भी आप ये वीडियो को पा सकते हैं। ये वीडियो वहां पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस हमारा सेंटर है, मेन हेड ऑफिस है सूरत, ठीक है। ओके, जिन लोगों को एनडीटी लेवल 2 करना है, लेवल 3 करना है, उसका मैंने सीरीज पूरा फिनिश कर चुका हूं, ठीक है। पूरा का पूरा सीरीज फिनिश कर चुका हूं। हमको 3 महीना लगा है ये लेवल 2 लेवल 3 का फिनिश करने में, ठीक है। ओके, हमने सीशिप का भी सीरीज फिनिश कर दिया, उसको हमको 1 मंथ लगा है। सीशिप का चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सीरीज फिनिश कर दिया। ये सब चीज का आपको एग्जाम देना है, आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आपको कोई इंस्टीट्यूट जाने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप जाओ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इनफ वीडियो बना लिए हैं, और हमारा ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के चक्कर में यूट्यूब में 10 मिनट 5 मिनट का, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 1 घंटा 1.5 घंटे का ही सेशन रहता है। जो सेशन है वही हम रिकॉर्ड यूट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में भी बहुत सारे लोग करते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन में आते हैं तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम लोग रहने का भी फ्री देंगे, हम लोग आपको जो लाइट बिल है वो फ्री देंगे, गैस बिल, गैस आपको भरने का जरूरत नहीं है, गैस भी हम देंगे, बर्तन देंगे, रहने का गद्दा तकिया सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग किसके हिसाब से काम कर रहे हैं? स्किल इंडिया मूवमेंट। कैसा? स्किल इंडिया मूवमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको नॉलेज बहुत है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है ना। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जिसके पास नॉलेज बहुत है, पैसा नहीं है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद 5-6 साल के बाद उसका सैलरी बढ़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कोई सर्टिफाइड एक अच्छा सा कोर्स नहीं किया, इंटरनेशनल कोर्स इसके लिए नहीं किया है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। और उसी के चक्कर में वो इंजीनियर क्या करता है, अपने फादर के बिजनेस में या दूसरा कोई बिजनेस में स्टार्ट कर देता है। उसी की वजह से हमारे इंडिया को बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका एक्सपर्टाइज है, वो प्रॉपरली इंडिया को इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ। ये इकोनॉमी में इफेक्ट हुआ ना। एक साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा उसका तेज दिमाग है, लेकिन वो पुअर है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या साइंटिस्ट क्या क्या कर सकता है? आगे कुछ नहीं कर सकता है। उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अगर नहीं देंगे हम लोग उसको, तो क्या करेगा वो? दूसरा कोई फील्ड पसंद कर लेगा, और हमारा वहां पे हम लोग एक साइंटिस्ट को खो देंगे। समझे आप? इसी की वजह से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा काम है स्किल इंडिया मूवमेंट का। इसी की वजह से हम लोग सब चीज फ्री दे रहे, कोई भी चार्ज नहीं। आप आओ, ऑफलाइन क्लास करो और जाओ, ठीक है। ऐसा सिंपल फंडा है। आपका यहाँ पे नाम भी नहीं पूछा जाएगा, भाई आपका नाम क्या है, वो कुछ नहीं है। आप आओ, पढ़। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। कुछ लोगों का कोर्स फिनिश हो जाता है तो चले जाते हैं। यहाँ से ही कुछ लोग रह के ही जॉब का अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे ही सब जॉब लग जाता है तब जाते हैं। तो ऐसा है। हाँ, प्रीमाइसिस को इफेक्ट नहीं करने का, यहाँ पे जो प्रीमाइसिस है उसको डैमेज नहीं करने का। आप डैमेज करोगे तो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। खाने का खाली आपका कॉस्ट रहेगा। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे मुझे ये खाना है, क्या? ऐसा नहीं, हमारे स्कोप में खाना नहीं है। हाँ, कुछ आपको बनाना है तो तेल मिर्ची वो सब चीज लेके आओ और आप बनाओ और खाओ। यहाँ पे सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन प्रीमाइसिस को डिफेक्ट नहीं करने का, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पिछले बैच में एक था, ऐसे लोग डैमेज किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी की वजह से हम लोग आपको स्ट्रिक्ट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार हम लोग इतना कर रहे हैं तो आपको तो कम से कम अच्छा करना चाहिए। ओके, यहाँ पे दीपेश पटेल का नंबर है, यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी टेक्निकल डाउट है तो आप कर सकते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, कोरोजन। तो कोरोजन है क्या? तो भाई कोरोजन है, हमारी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रस्ट, राइट। अगर हमको कोई प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, कोई प्रोडक्ट को एक अच्छे से काम करने के लिए उसका इफिशिएंसी बढ़ाना है। मुझे ये बोलो कि मेरे पास एक पाइप है, ठीक है।
ये पाइप है, मैं अभी आपको पाइप दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पाइप को मुझे टिकाना है। जनरली ये पाइप में क्या होता है कि वो सर्विस कंडीशन में जाएगा तो इरोड कोरोज ये सब चीज होता है, पता है ना, मैं ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, बाहर से कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाएगा, वेल्ड डीके वगैरह जो भी है, फिर मटेरियल वहां से खाना स्टार्ट हो जाएगा, वहां रस्ट हो जाएगा, फिर थिकनेस कम पड़ जाएगा और फिर फट जाएगा, है ना। तो उसको टिकाने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए हम लोग पेंट का एक लेयर लगाते हैं ताकि उसको कोरोजन ना लगे। लेकिन ये पेंट का हम लोग अगर जड़ को ही समझ लेंगे कि रस्ट क्यों हो रहा है, रस्टिंग क्यों हो रहा है, उसका जड़ को तो समझना पड़ेगा ना। तो इस जड़ को अगर समझ लेंगे तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोरोजन कैन बी जनरली डिफाइंड एज डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मीन। डिग्रेडेशन मतलब घटना, डिग्रेडेशन मतलब रस्ट होना, डिग्रेडेशन मतलब उसको टूटना, ठीक है। तो आप लोगों को डिग्रेडेशन बाय सेल्फ ही ऐसा वर्ड है, डिग्रेडेशन मतलब घटना, ठीक है, कम होना, रस्ट हो जाना, ऐसा मतलब ही ऐसा हुआ, ठीक है, कम हो जाना। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मीन इलेक्ट्रोकेमिकल, ये दो चीज की वजह से रस्टिंग होगा। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, कोरोजन कैन बी डिफाइंड डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मीन, या तो केमिकल से या इलेक्ट्रोकेमिकल से, वो दोनों की वजह से जो चीज होता है उसको कोरोजन बोलते हैं, सिंपल बात। फॉर दिस डेफिनेशन ऑब्वियसली टू मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व, इसमें दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। पहला मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट, केमिकल इंजीनियर है ना आपका नाम क्या है? अजीत वर्मा। ओके अजीत भाई, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट जो है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा होगा कि एक रास्ता पाथ क्लियर होगा। जब हम फैन स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो उसके नीचे एक चिप्स रहता है, वो क्या करता है, वहां पे एक करंट को स्टार्ट कर देता है, सर्किट क्लोज करता है। सर्किट क्लोज होगा तो आपका कोरोजन स्टार्ट होगा, क्या होगा, कोरोजन स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, सर्किट क्लोज स्टार्ट होगा, सर्किट बनेगा तो कोरोजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, कितने मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म। पहला है इलेक्ट्रिकल सर्किट, दूसरा है केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन होगा, भले ही इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, चलो ऐसा समझो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होगा तो भी होगा ना, तो भी इलेक्ट्रिक सर्किट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये बात हम आगे समझेंगे। अभी यहाँ पे मैंने एक पाइप दिखाया है, बहुत सारा रस्टेड एरिया है, देखो आप, ये रस्टिंग हो चुका है। यहाँ पे ऊपर पेंट लगाया है, उसके नीचे फिर भी रस्टिंग हो गया। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंट है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फिर भी रस्ट हो चुका है, ये निकल गया। यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर मैंने दिखाया है, उसके ट्यूब है और ये यहाँ पे उसका हीट एक्सचेंजर में एक ये ट्यूब को ब्लॉक कर दिया पहले से ही, क्यों, क्योंकि वो अंदर से टूट गया होगा, इसके लिए ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। ओके, दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ये स्क्रैप फोल्डिंग चलने का चीज है, देखो ये कितना रस्ट हो गया, उसके ऊपर से आदमी चलेगा और जाएगा तो गिरेगा, मरेगा, ठीक है। इसी की वजह से ये रस्ट है, हमारा काम का तो नहीं है। वैसे भी हमारा ये लाइफ भी कम करता है, हमारा मटेरियल का लाइफ भी कम करता है, वो एक सडन है, एक टाइप का, कैसा है, सडन है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये देखो एक फ्लैंज है, इसका फिटअप ऐसे नट बोल्ट से किया गया है, लेकिन देखो ये नट बोल्ट से भले ही यहाँ पे किया गया है, लेकिन वो इतना रस्ट हो चुका है कि भाई साहब यहाँ पे गब्बे पड़ गए, देखा आपने, ये पूरे ये निकल गया है, ठीक है। तो ये सब चीज है, एक केमिकल जो रिएक्शन होता है उसी की वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक का ऑक्सीजन उससे कांटेक्ट करता है, उसी की वजह से ये सब चीज होता है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। हमने दो चीज समझा, क्या समझा, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और दूसरा केमिकल रिएक्शन। तो अभी देखो, इलेक्ट्रिकल सर्किट और केमिकल रिएक्शन अगर हम दोनों को एकदम डेप्थ में समझ लेंगे तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये दोनों को हम लोग जड़ ही समझ लेंगे। कोई डॉक्टर के पास जाता है, उसको बोलता है मुझे आंख में दर्द है, एक्चुअली वहां पे पीछे कुछ दर्द था या तो पेट में दर्द था, और बोलेंगे हम आंख को दर्द है, तो क्या घंटा कुछ डॉक्टर कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसको हम लोगों को पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि हम लोग डॉक्टर है, पेंटिंग इंस्पेक्टर मतलब एक टाइप का डॉक्टर, मटेरियल का डॉक्टर, वो डॉक्टर को ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये रस्ट क्यों हो रहा है, और रस्ट क्यों हो रहा है उसका पता चलेगा तो वो कौन सा पेंटिंग सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा वो समझेगा, और तो वो क्लोज हो पाएगा ना। वरना ऐसे ही चलो चलते रहो, कुछ डॉक्टर होते हैं ना कि भाई पैसा लूटने के चक्कर में रहते हैं ना, ऐसा ही होता है ना, कुछ भी है ठग आ जाओ, खाली केमिकल डोजिंग का इंजेक्शन मार दो, हो जाएगा, ड्रग्स वगैरह थोड़ा बहुत इसमें घुसा दो तो आपका काम क्लियर है ना।
तो दर्द मिट जाएगा और हम बोलेंगे वो बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा। अरे भाई वो क्या चीज यूज कर रहा है वो भी देखना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, दो चीज हमको फंडा समझना है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का, दूसरा क्या है, केमिकल रिएक्शन का। तो हम पहला समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत बार बोलते हैं ना कि कोरोजन इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट एकदम डेप्थ में हम लोग अभी आप स्टार्ट करते हैं। इन कोरोजन सर्किट द करंट इज ऑलवेज डायरेक्ट करंट। अभी देखो क्या होगा, कोरोजन जो है वो डायरेक्ट करंट में, अब तो इसका मतलब यहां पे ये भी हुआ इन करंट कोरोजन सर्किट द करंट इज ऑलवेज डायरेक्ट करंट। इसका मतलब ये हुआ कि एसी में कोरोजन होने का चांस नहीं है, डीसी में कोरोजन होने का चांस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ ना, ये लाइन का ये भी, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बात समझना है। इसके लिए यहां लिखा कोरोजन सर्किट इज कोरोजन सर्किट द करंट इज ऑलवेज डायरेक्ट करंट। तो कोरोजन सर्किट तभी बनेगा, कोरोजन इलेक्ट्रिक सर्किट तभी बनेगा, कोरोजन तभी स्टार्ट होगा जहां पे डायरेक्ट करंट फ्लो हो, एसी नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर करना है। ओके, it is conventionally that the current passes through the positive to negative and from anode to cathode। अभी देखो करंट जनरली कैसे होता है, वो हमने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का सीरीज किया ना, उसमें समझा है ना मैंने। करंट जो है पास होता है एनोड से कैथोड में, या तो ऐसा समझो करंट पास होता है पॉजिटिव से नेगेटिव में, राइट। पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट पास होने वाला है। इससे इलेक्ट्रॉन जो है इससे एकदम उलट है, इलेक्ट्रॉन एकदम उलट है। जो वो क्या करेगा, वो कैथोड से एनोड में ट्रांसफर होगा, ठीक है। कैथोड से एनोड ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना, उसी की वजह से ये सब हम मगजमारी कर रहे हैं, इसी की वजह से हम लगामारी कर रहे हैं। ये सब चीज क्या कर रहे हैं कि ये कोरोजन क्यों हो रहा है, ये कोरोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अभी क्या होगा, सबसे पहले याद रखो तीन फैक्टर हमको समझना बहुत जरूरी है इसके कैथोड एनोड, एनोड कैथोड में जो भी है। एक तो पहला है एनोड, दूसरा कैथोड एंड तीसरा इलेक्ट्रोलाइट। अगर खाली मार्केट में अभी एनोड और कैथोड है तो कोरोजन नहीं होने वाला है, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हुआ ना। यहां पे मैं आपको ये बोलूं कि यहां पे एक जगह पे मेरा एनोड है, एक जगह पे मेरा कैथोड है, तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज ही नहीं हो रहा है ना। कहां से क्लोज हो रहा है, हो रहा है। तो वो क्लोज करने के लिए बीच में अगर एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल दूं तो ये सर्किट क्लोज होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट से ऐसा करके जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो जा नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट से, राइट। तो ये समझना जरूरी है। अभी एनोड की बात करते हैं। तो फैक्टर इलेक्ट्रॉन आर फॉलोइंग एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड में जाएंगे। ओके, फॉर द कोरोजन सर्किट आर थ्री थिंग्स आर नीडेड। कोरोजन सर्किट अगर बनता है, आपका क्वेश्चन यहां पे आएगा, कोरोजन सर्किट बनता है तो तीन फैक्टर होना कंपलसरी है। पहला है एनोड, दूसरा है कैथोड, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट। ये समझना बहुत जरूरी है। ये तीन में से कोई एक गायब हुआ तो कोरोजन नहीं होगा। तो हमारा काम ये हो गया कि तीनों में से किसी एक को उड़ा दो, हो जाएगा ना क्लियर। सर्किट को ब्रेक करो, सर्किट को ब्रेक करो। सर्किट को अगर ब्रेक कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, भाड़ में जाए जनता, हमारा काम बन गया, है ना। ओके, अभी हम बात करते हैं एनोड की, ठीक है। एक पहले तीनों को समझ लेते हैं, फिर कैसे दूर करना है वो समझेंगे, है ना। एनोड जो है, एनोड में क्या होगा, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज एरिया है, एनोड पॉजिटिव। अभी एक कोरोजन कहाँ होता है, तो मेटल में होता है, स्टेनलेस स्टील है, कार्बन स्टील है। ये मैं प्लेट आपको दिखा रहा हूँ, उसमें समझो कोरोजन हो रहा है, लेकिन इसमें एनोड और कैथोड दोनों चीज होंगे, क्योंकि उसमें एफी तो होंगे, एफी होंगे। अभी मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि ये जो एफी है, ये एफी है, वो एफी जनरली टूटेगा, वो टूटेगा तो एफी प्लस प्लस बनेगा, एफी प्लस प्लस बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन तो दो का जरूरत नहीं, एक ही का जरूरत है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा, राइट। अभी क्या होगा, ये सर्किट टूटा, सर्किट टूटा मतलब ये मेटल जो है एफी मेरा टूटा। टूटने के बाद वो जिस इलेक्ट्रॉन ऑल टाइम कहां पे, मैं बोला कि एनोड से कैथोड पर ट्रैवल करेंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, उसका उद्गम बिंदु है जहां से स्टार्ट करता है, उसको एनोड बोलेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको कैथोड बोलेंगे, राइट। अभी एफी जो है वो टूटा,
क्योंकि Fe जो है उसके पास कितना है एटम, ये जो है ना एटम ऐसा करके है, ठीक है ना। Fe यहाँ पे मैंने एक फिगर भी उसका डाला है तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखो, ये जो है Fe उसके पास 26 प्रोटॉन है, 26 प्रोटॉन। अभी उसकी सेंटर में न्यूक्लियस जो है उसका, उसमें 26 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 26। उसके बाद 26 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। कितने होते हैं? 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी लोग अपने लाइफ में स्थायी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? सबको चाहिए स्टेबल होना चाहते हैं। अगर हमारा ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हमको भी गाड़ी, बंगला और घर वगैरह सब चीज चाहिए, राइट, बीबी वगैरह सब चीज चाहिए। वैसे ही ये भाई साहब को भी स्थायी होना है, लेकिन ये स्थायी होने के लिए इसके पास लोचा क्या है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो घूमता रहेगा। वो स्थायी होना चाहता है। वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या तो दूसरा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 6 लेना इजी है, 6 तो शायद कम मिलना मुश्किल हो जाए उसको, लेकिन 2 निकालना उसको इजी रहेगा। तो वो क्या करेगा? दे देगा, भाई कोई ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी नहीं लेता है तो ऐसे ही भगा देगा, समझे। अभी उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, अभी प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। 26 इलेक्ट्रॉन थे, 26 प्रोटॉन थे, राइट। अभी क्या होगा? 26 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हिलने वाला नहीं है, प्रोटॉन तो सेंटर में एकदम फिक्स हो गया है, ठीक है। अभी वो पॉजिटिव चार्ज है। अभी उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, 26 प्रोटॉन हो गए, तो भारी कौन हो गया? प्रोटॉन भारी हो गया। प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए Fe++ हम इसके लिए लिखते हैं। Fe डबल प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसके लिए लिखते हैं, याद रखो। अभी क्या होगा? ये Fe भाई साहब अकेला पड़ गया, Fe से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Fe को क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन चला गया किसी के पास उसको कैथोड बोलेंगे, राइट। अभी हम मसला स्टार्ट करते हैं, समझना अभी एनोड और कैथोड को। अभी क्या होगा? उसके पास 26 प्रोटॉन है, अभी 24 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को उसने भगा दिया है, ठीक है। अभी क्या होगा? वो एनोड बन गया। एनोड यहाँ पे Fe++ बैठा है, यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन आ गया है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट का हम एंट्री करते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एनोड का बात हम समझ लिया है, अभी कैथोड का बात समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे वही चीज दिखाया, नया कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, ऐसा है ना, तीसरी का ऐसा, लास्ट कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन ही है। देखो आप उधर भी कुछ भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। देखो आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बीच में न्यूक्लियस है, प्रोटॉन बीच में है, तो ये प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज हैवी हो जाएगा। इसके लिए उसको एनोड, Fe++ को आयन बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? आयन बोलेंगे। अभी Fe++ आयन जो है वो प्रोटॉन बन गया है, इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा दिया है। तो अभी कैथोड की बात करें, कैथोड इज द नेगेटिव चार्ज। डेफिनेटली उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए भर भर के, है ना, क्योंकि वो कैथोड की साइड ट्रैवल करेगा। अभी क्या होगा? कैथोड is a negative charge area where there are more electron than needed in passive state. उसके बाद more electron आ गए हैं and there are electron released from the anode. अभी इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करना चाहता है, ठीक है, ओके। उसके बाद the cathode electron enter to the electrolyte to passes back to the anode. अभी वो वापस वहां पे जाना भी चाहता है, लेकिन उसको एक इलेक्ट्रोलाइट जैसा मीडियम मिलेगा, ऐसा एक मीडियम मिलेगा। अभी इलेक्ट्रोलाइट कौन है? पानी, एसिड, अल्कली, साल्ट, ये सब चीज क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अभी डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, मैं आपको पहले ही समझा दिया कि एनोड के पास से कैथोड तक इलेक्ट्रॉन तो आ गया, लेकिन वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता है, इसको किसी और मीडियम का जरूरत पड़ेगा, और वो जो मीडियम है वो इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करेगा। क्या होगा? ये जो ये हमारा प्लेट है, इसके ऊपर मैं थोड़ा पानी डालता हूं। देखो अभी पानी भी नहीं आ रहा है। अभी देखो ये 2-3 ड्रॉप डाला, ठीक है, ये प्लेट के ऊपर मैंने 2-3 ड्रॉप डाला। अभी ड्रॉप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन वहां पे छूटा है, कैथोड की साइड में ये दोनों मेटल ही है। अभी आप ऐसा सोचेंगे आप तो मेटल ही दिखा रहे हैं, तो इसी मेटल में कैथोड होते हैं, इसी मेटल में एनोड भी होते हैं, ठीक है। अभी पानी का ड्रॉप मैंने डाला, तो अभी क्या होगा? वो पानी के अंदर H2O है। क्या है? H2O। पानी के अंदर H2O है ना।
अभी H2O का विघटन करेगा, क्योंकि कोई भी जगह पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कांड करके जाएगा। क्या करके जाएगा? कांड करके जाएगा। और कैसा कांड करेगा? वो पानी का H2O है उसको दो भाट में पार्ट कर देगा, दो टुकड़ा कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन इतना डेंजर आदमी है। अभी क्या होगा, वो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे लोग एक्टिव होते हैं, वो जहां से भी निकलते हैं किसी का मस्ती मजाक मस्करी करके निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन जहां से भी निकलेगा वो किसी की बैंड बजा के जाएगा। अभी क्या होगा, ये H2O है उसकी बैंड बजाएगा, वो भी H2O का दो पार्ट में कर देगा, एक हाइड्रोजन अलग कर देगा, एक हाइड्रोक्साइल कर देगा। यहाँ पे लिखा भी होगा, शायद लिखा है कि नहीं लिखा है। हाइड्रोजन गैस करेगा और हाइड्रोजन फुल्ली गैस करेगा और हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है ठीक है, वो तो आगे आएगा तो मैं बोलेगा, ठीक है। खाली इतना समझ लो अब, हाइड्रोक्सिल आयन देखा लिखा है ना यहाँ पे, देखो हाइड्रोक्साइल आयन। अभी देखो ये इतना सारा लंबा पढ़ने का जरूरत नहीं है, फंडा क्लियर करो, आपका काम क्लियर। आप पढ़ा, मैं जो बोलेगा ना वहां पे वही लिखा है, नया कोई रॉकेट नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। हमको फंडा समझना है, फंडा समझ लिया तो कुछ भी हम एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा थोड़ी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा, आप फंडा समझ लो, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, ये H2O को पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो पॉजिटिव था, अभी पॉजिटिव Fe यहाँ पे Fe++ था, ठीक है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उसने तोड़ा, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की साइड जाएगा, वो उसका रूल्स ही है, ठीक है। वो कैथोड की जगह बैठ गया। अभी क्या होगा, वो यहाँ रिटर्न तो एनोड के पास जा नहीं सकता है, इसके लिए बीच में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। अभी इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही पानी का ड्रॉप है, साल्ट है, एसिड है, अल्कली है, वो कोई भी उसके पास आएगा, वो मटेरियल के ऊपर एटमॉस्फेरिक से आएगा या मटेरियल के ऊपर केमिकल वगैरह हम डालेंगे तो कुछ भी हो, वहां से वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पास होगा। अभी यहाँ पे समझो पानी का ड्रॉप मैंने अभी आपको दिखाया, वो H2O है, वो उससे अंदर पास हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है कांड करके निकलेगा, वो पानी का जो एटम है उसको तोड़ डालेगा, H2O को करेगा 2H+ एंड 2OH-। अभी क्या होगा, ये जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं 2H+, वो है हाइड्रोजन। अभी याद रखो हाइड्रोजन है, उसमें क्या लिखा है, मैंने प्लस लिखा है। अभी हाइड्रोजन है वो प्लस है, तो वो प्लस साइड जाएगा, ये तो ऑलरेडी प्लस है ही, ये ऑलरेडी माइनस है ही। अभी यहां पे टूटा क्या था, 2H+ एंड 2OH-। अभी ये टूट गया है, ये दोनों टूट गए हैं ना यहाँ पे। अभी क्या होगा, प्लस जो है वो इस साइड जाएगा, प्लस जाएगा। कभी मेल फीमेल कभी शादी कर सकते हैं, लेकिन मेल हाँ अभी तो मार्केट अलग है, अभी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कर सकते हैं शादी, दोनों बच्चे पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मेल नहीं कर सकते, फीमेल नहीं कर सकते। कुछ लोग तो टेढ़े होते हैं, साहब हमने सर्जरी करवा के यहाँ से काट के वो बॉबी डार्लिंग जैसा कर दिया, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा हम बात नहीं कर रहे, हम लोग एक नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस के साइड नहीं जाने वाला है। अभी क्या होगा, वो हाइड्रोजन एक कैथोड की साइड जाएगा। तो आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाएगा, इंटरव्यू हो या तो आपका एग्जाम हो, उसमें ऐसा पूछा जाएगा, हाइड्रोजन है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो कैथोड से रिलीज होता है कि एनोड से रिलीज होता है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन है वो कैथोड की साइड जाएगा, और कैथोड की साइड जाएगा वहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा। और ये हाइड्रोक्सिल जो है वो माइनस है, वो कहां जाएगा, एनोड की तरह। अभी एनोड के पास क्या बैठा था, Fe++ बैठा था, वहां पे आया भाई 2OH- आया, तो ये दोनों का कॉम्बो हुआ तो कोरोजन स्टार्ट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया भाई? चैट बॉक्स में कोई हिल नहीं रहा है भाई चैट बॉक्स में कोई हिलो भाई, चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, यस, किरण भापकर सर ने बोला यस, अभिषेक भाई ने बोला है, ओम प्रकाश ने बोला है, अजय भाई ने बोला है, अभिषेक ने बोला है, रमेश भाई ने बोला है, साई कुमार ने बोला है, मोहम्मद सुफियान सर ने बोला है, सतीश विश्वकर्मा ने बोला है, वेरी गुड, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। सेतु ने बोला है, वेरी गुड, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मिला है, वेरी गुड। सुशांत सिंह ने बोला है, सुरेन भाई ने बोला है, मोहम्मद भाई ने बोला है, वेरी गुड, यस, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, एक्सलेंट, वेरी गुड। अजय भाई बोल रहे हैं एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो हम आगे का इलेक्ट्रॉन को अभी फंसाते हैं।
वेरी गुड, अभी भी बहुत सारे आंसर मिल रहे हैं, वेरी गुड। चलो सबका आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होगा, ये दोनों भाई साहब मिले, ये दोनों मिले तो रस्टिंग स्टार्ट हुआ, तो यह इसी को बोलते हैं रस्ट, इसी को बोलते हैं कोरोजन। अभी मैं इलेक्ट्रोलाइट को लाऊं ही नहीं मार्केट में, इलेक्ट्रोलाइट को बैठने ही ना दूं मेटल के ऊपर, अगर मेटल पहले से ही क्लीन, अच्छे से क्लीन करके मैं उसके ऊपर पेंट ही लगा दूं तो उसके ऊपर पानी का ड्रॉप पड़ेगा तो भी वो क्या होगा, उसके ऊपर तो पेंट आ जाएगा, उसके नीचे उसके नीचे तो पेंट आ जाएगा, तो घंटा कुछ होने ही वाला नहीं है। समझ में आया बात? तो फंडा यही है, इसी की वजह से हम लोगों को कोटिंग करना है, उसी की वजह से हमको कैथोडिक प्रोटेक्शन वगैरह बहुत सारा आगे आएगा मार्केट में, चैप्टर नंबर 13 में आएगा तो पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फंडा ट्रायंगल आपको समझ में आ गया। ट्रायंगल में क्या क्या चीज है, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। ये हमें तीन में से कोई एक को उड़ा देना है मार्केट में से। अगर इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो यहाँ पे तो एनोड जो था उसको तो चाहिए ही चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन छूटा करके वो कैथोड को दे ही देगा। अभी कैथोड क्या करेगा, एनोड की साइड डायरेक्टली जा नहीं सकता है, इसके लिए उसको इलेक्ट्रोलाइट से जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट में पानी हो सकता है, साल्ट हो सकता है, बहुत सारा चीज जो भी अपने हिसाब से मैं आपको समझाया वो है। अगर समझो पानी का ड्रॉप है तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत एक्टिव है, कचरा आदमी है, कांड करके निकलेगा। क्या करके निकलेगा? कांड करके निकलेगा। H2O का है वो उसका 2 पार्ट कर देगा और वो तोड़ देगा, तो अभी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन जो है वो तो प्लस है, इसके लिए वो कैथोड साइड जाके यहाँ से फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहाँ, क्योंकि कैथोड के पास बहुत भरपूर मात्रा में भरा इलेक्ट्रॉन है ना, पूरी दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हाइड्रोजन वायु होके उड़ जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पे कोरोजन नहीं बनेगा। आपको क्वेश्चन ये आएगा, आपको क्या क्वेश्चन आएगा कि कोरोजन कौन से एरिया में बनता है, कैथोड एरिया में या एनोड एरिया में। तो आपको यह बात समझना है कि कैथोड एरिया में कभी कोरोजन नहीं जनरेट होता है। जो भी कोरोजन का कांड होता है वो कहां पे होता है, एनोड के ऊपर। अभी कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन उड़ गया, अभी क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो Fe++ पहले से ही भाई साहब बैठा था, वो OH- के साथ मिलके फिर उसने कॉम्बो कर लिया, और वो जो कॉम्बो है वो कैसे बनेगा, Fe++ प्लस 2OH-। देखो अभी क्या होगा, Fe++ प्लस 2OH- गिव्स, यहां पे बनेगा FeOH2। तो ऐसा करके कोरोजन स्टार्ट होगा, ठीक है। पहली मात्रा में सबसे पहले बनेगा FeO, फिर Fe3O, फिर Fe2O3, ऐसा करके कोरोजन की अलग अलग वो आगे का चैप्टर इसी चैप्टर में है, तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अभी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। पहला फंडा हमको समझ में आ गया कि 3 भाई साहब लोग मिले हुए हैं, वो तीनों के में से किसी एक को हमको घनचक्कर को निकालना है। ओके, अभी कोरोजन का फंडा ये समझ में आया, उसमें 3 फैक्टर थे, वो तीनों फैक्टर देखो एक्चुअली देखा जाए तो 2 मैकेनिज्म थे, ये उसमें से हमने एक मैकेनिज्म समझा। कौन सा मैकेनिज्म समझा? इलेक्ट्रिक सर्किट का मैकेनिज्म समझा। अभी एक केमिकल रिएक्शन वो एक दूसरा मैकेनिज्म था ना, 2 मैकेनिज्म से ही कोरोजन बनता है, 2 मैकेनिज्म से, एक इलेक्ट्रिक सर्किट और एक केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे होता है, वो एनोड, कैथोड, वो हाइड्रोजन को पानी को तोड़ता है, या तो फिर अल्कली वगैरह सब चीजें उसको तोड़ता है, उसके बाद हाइड्रोजन कैथोड के ऊपर ट्रैवल होता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन किसके ऊपर ट्रैवल होता है, एनोड के ऊपर ट्रैवल होता है। तो एनोड के पास Fe++ है, OH- उसके पास आया, तो फिर एक कोरोजन का एक फॉर्म जनरेट हुआ, और वही बोलते हैं हम लोग रस्ट, हम लोग कोरोजन, गुजराती लैंग्वेज में हम लोग काट बोलेंगे, ठीक है ना, काट। तो ये फंडा अभी समझ में आ गया, पहला मैकेनिज्म। अभी दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन। कौन सा? केमिकल रिएक्शन। तो ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है ना, वो मैं समझा दिया है, देख लो आप, यहां तक तो मैंने समझा ही दिया है, यहां तक। अभी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में वो जो आया वहां से OH- Fe++ 2OH- Fe काउंस में OH2। अभी आप लोग ऐसा याद रखेंगे, ये सब चीज याद रखने कोई जरूरत नहीं है याद रखने का, ये कोई एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। तो आपको खाली अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूं, आपको ये याद रखने का, लेकिन आपको समझना है तो आप थोड़ा याद कर लो,
समझना है तो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, आपको तो यही याद रखना है। हाँ, कैथोड के ऊपर कुछ नहीं होता है, एनोड के ऊपर कोरोजन स्टार्ट होता है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होता है, एनोड के ऊपर कोरोजन का पपड़ी पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। ये सब ट्रायंगल हमने दिखाया, ये ट्रायंगल में हमने यही डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन जो है एनोड के ऊपर होता है। अभी दूसरा, इफ द इलेक्ट्रॉन इज द नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू एनोड कैथोड देयर आर नो सर्किट इन शोन इन कोरोजन, नो कोरोजन। अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली एनोड के ऊपर जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई कोरोजन नहीं होगा। द बेसिक कोरोजन रिएक्शन एक्सप्लेन अबव ओक्यूर फेयरली स्लोली एम्बियंट टेम्परेचर। ये सब चीज है ना एम्बियंट टेम्परेचर पे धीरे धीरे स्लोली बनना स्टार्ट हो रहा है। ये सब चीज आपको ऐसा लगेगा कि यार कैसे हो रहा है कोरोजन, पड़े पड़े मटेरियल मैंने 10 साल पहले 5 साल पहले देखा था, कितना अच्छा था, उसको हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी कोरोजन हो गया। ऐसा देखते हैं ना, हमारा घर का डोर है, उसके एक कॉर्नर पे मेटल का टुकड़ा रहता है, वो रस्ट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, देखो है ना, हमने उसमें कुछ नहीं किया है फिर भी रस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई वो कोरोजन लग गया वहां पे पानी के ड्रॉप एटमॉस्फेरिक से, उसने अल्कली हो या एसिड हो, या तो ऐसे हम हाथ ऐसे करते तो पानी का छटका वहां उड़ा होगा, या एटमॉस्फेरिक से पानी का ड्रॉप वहां पे गिरा होगा, इसी की वजह से वहां पे कोरोजन हुआ। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को दूर किया तब। अभी इन अ कॉमन विथ ऑल केमिकल रिएक्शन सर्टेन फैक्टर इंक्रीज द रिएक्शन रेट एंड लिस्टेड बिलो सम ऑफ दिस। अभी देखो केमिकल रिएक्शन में हम ये बात करेंगे, ये सब जो चीज हो ही रहा था, ये सब चीज तो होता ही है, नेचर में चीज है, लेकिन कुछ ऐसे चीज है वो कोरोजन को और बढ़ावा देगा। तो वो कुछ और चीज है, वो कौन है? तो टेम्परेचर अगर आपका बढ़ेगा तो आपका कोरोजन रेट और बढ़ेगा। समझ में आया? अभी देखो क्या लिखा है, टेम्परेचर स्टील इन अ कॉमन ऑफ द मोस्ट मेटल द थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। अभी स्टील अनस्टेबल है, स्टील हम मार्केट में से सीधा जमीन में से सीधा स्टील ही मिलता है क्या? उसको एक आयन पोर मिलते हैं, वो आयन को हमको धीरे धीरे उसको रिफाइन करना पड़ता है, रिफाइन करने के बाद फिर उसमें कुछ चीज डालते कुछ चीज निकाल के अच्छे से एक स्टेनलेस स्टील का पार्ट बनाना पड़ता है। ये सीधा ही हमको ये मिल जाता है क्या? सीधा मार्केट में से ये मिल जाता है क्या? सीधा मार्केट में से हमको एल्बो ऐसा बन जाता है क्या? ये एल्बो सीधा बन जाता है, मैं तो ये दिखाने के लिए एल्बो लाया हूँ, ठीक है। तो ये एल्बो सीधा बन जाता है, घंटा सीधा नहीं बनता है, इसको तो बहुत मशीनिंग करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है, मोल्डिंग वगैरह सब चीज करना पड़ता है। इसका एक मेटल का उसके अंदर क्रोमियम, मोलिब, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब चीज का एक एटम है। दीपेश पटेल डालता रहता है ना हर बार, क्या डालता रहता है? केमिकल जो मटेरियल का एलिमेंट है उसका काम क्या है? क्रोमियम का काम है कोरोजन रिमूव करना, कोरोजन को रेजिस्ट करना, मोलिब्डेनियम कार्बन का स्ट्रेंथ जनरेट करना, कार्बन, ये सब चीज होता है ना, जो डालता है ना वो डेली क्या है मैसेज डालता रहता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। जो स्टील जो है ये कॉमनली अनस्टेबल चीज है, अनस्टेबल जो भी चीज है उसमें क्या होगा? कांड होना ही है, कोरोजन होना ही है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, यहां पे लिखा ना, हॉटर द स्टील इज द फास्टर द कोरोजन ओक्यूर। अगर जितना गर्म करोगे उतना उसका कोरोजन रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी तक हमने आइडियल कंडीशन का डिस्कस किया। कैसा डिस्कस? कि एटमॉस्फेरिक में धीरे धीरे कोरोजन होता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, तो केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसे है कि उसमें ज्यादा फैक्टर, कुछ केमिकल फैक्टर ऐसे है, केमिकल रिएक्शन में फैक्टर ऐसे होते हैं कि वो कोरोजन का बढ़ावा देता है और बढ़ावा देता है। ऐसा धीरे धीरे तो होता ही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा तो भी होगा। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक साल्ट। अभी हाइग्रोस्कोपिक साल्ट जो है ना वो कौन कौन है ये पहले समझ लेना है। सल्फेट एंड क्लोराइड, ये दोनों हाइग्रोस्कोपिक साल्ट है। ये दोनों मार्केट में आया, ये दोनों हमारे मेटल के साथ टच हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले मेरा ये मटेरियल है, ठीक है, ये एल्बो है या तो फ्लैंज है, ठीक है, ये मेरे हाथ में अभी पकड़ा है वो। अभी ये चीज है, इसके ऊपर साल्ट पड़ा है। क्या पड़ा है? साल्ट पड़ा। साल्ट क्या दो फॉर्म में हो सकता है, शायद सल्फेट में भी हो सकता है, शायद क्लोराइड भी हो सकता है। सल्फेट व्हाइट कलर का अभी देखना होगा ना, इंडस्ट्री में आप जाते तो बहुत सारे पाइप के ऊपर व्हाइट कलर का धब्बा बन जाता है ना, वो साल्ट है। अभी वो साल्ट जो है मेटल के ऊपर पड़ा है। अभी क्या होगा, समझो आपने बाय मार्केट में इसको क्लीन नहीं किया, ऐसे ही पेंट मार दिया। क्या किया? ऐसे ही पेंट मार दिया।
लेकिन ये साल्ट का काम क्या है, ये जो साल्ट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, वो उसका काम क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक साल्ट विल अट्रैक्ट द वाटर एंड डिसॉल्व इन इट। अभी ये दोनों भाई साहब क्या करेंगे, पानी को अट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर मिला लेंगे। जो पानी के अंदर हम लोग नमक को डालते हैं तो क्या होता है, मिल ही जाता है, डेफिनेटली मिल जाता है ना। फिर पानी के अंदर फिर आप नमक ढूंढने बैठेंगे तो मिलेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा फिर निकलेगा, वो पानी पूरा उड़ जाएगा तब मिलेगा, बाकी वैसे आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये दोनों का काम क्या, हाइड्रोक्लोरिक साल्ट विल अट्रैक्ट द वाटर एंड डिसॉल्व इन इट, मतलब उसके अंदर वो डिसॉल्व कर देता है। अभी क्या होगा, आपने ऊपर से पेंट लगा दिया है, ये भाई साहब आपने फ्लैंज में अभी दिखाया है, एल्बो दिखाया, इसके ऊपर साल्ट पड़ा है, उसके ऊपर आपने पेंट लगा दिया। अभी बाहर से एटमॉस्फेरिक से या तो ये पेंट के अंदर से भी ये सॉल्वेंट होगा, उसको भी, उसके अंदर भी पानी के ड्रॉप्स होंगे, उसको वो खींचेगा, वो खींचने के बाद वहां पे एक प्रेशर जनरेट करेगा और वो पेंट पपड़ी को फाड़ देगा। उसको बोलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ब्लिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, ब्लिस्टर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्लिस्टर है क्या, ब्लिस्टर नया कोई रॉकेट नहीं है। मेटल के ऊपर आपका दो चीज पड़ा है, सल्फेट पड़ा हो या क्लोराइड पड़ा हो, दोनों मेटल के ऊपर पड़े हैं, आपने कुछ देखा नहीं, ऐसे ऐसे मुंडी घिसा के सीधा पेंट मार दिया। पेंट मारने के बाद कांड ये हुआ कि ये दोनों का काम क्या था, ये दोनों विल अट्रैक्ट द वाटर एंड डिसॉल्व इन इट। ये पानी को अट्रैक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक से करेगा, या तो पेंट लगाया है उसके अंदर सॉल्वेंट होगा, उसको भी वो खींचेगा, तो क्या होगा, वो फिर अंदर से प्रेशर जनरेट करेगा, फिर वो पेंट को फाड़ेगा ना, वो प्रेशर किधर ना किधर तो जाएगा ना, वो पेंट की पपड़ी को फाड़ देगा, और वो पेंट की पपड़ी को फाड़ा, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर। क्या लिखा है, व्हेन द साल्ट आर प्रेजेंट इन सबस्ट्रेट मतलब सरफेस के ऊपर, ठीक है, एंड कोटिंग इज अप्लाई ओवर देम, अगर कोटिंग इसके ऊपर अप्लाई किया है, वाटर विल बी ड्रॉन थ्रू द फिल्म एंड रिजल्टिंग द सॉल्यूशन बिल्ड अप द प्रेशर अंडर द फिल्म। ये फिल्म के अंदर वो प्रेशर जनरेट हुआ, उसको फाड़ दिया, और इवनली द फिल्म इज फोर्स्ड अप टू द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर। उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। नया कोई रॉकेट नहीं है, मैं पूरा पढ़ गया, मैं पूरा समझा दिया है, ठीक है। दिस ब्लिस्टर आर कोल्ड ऑस्मोटिक, हाँ ये ब्लिस्टर को ऑस्मोटिक भी बोलेंगे, और दूसरा हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर भी बोलेंगे, एंड आर डिफाइंड एज अ पिन हेड साइज वाटर फील्ड ब्लिस्टर भी बोलते हैं। ये सल्फेट एंड क्लोराइड, ये दोनों मिलते कहाँ है भाई, क्लोराइड कहाँ मिलता है, लोगों को पता है कि भाई जहां समंदर है उसके अंदर नमक कहाँ से आता है, नमक समंदर से ही तो आता है भाई, और कहां से आता है, जो समंदर जैसा एटमॉस्फेरिक हो वहां पे आपको एक क्लोराइड सबसे ज्यादा मिलता है। ये सल्फेट जो है वो कहां से मिलता है आपको, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, हमारा कोई इंडस्ट्रियल वर्क है, वहां पे सल्फेट ज्यादा मिलेगा। तो वैसे एटमॉस्फेरिक में सल्फेट टाइप का ब्लिस्टर बनेगा, और जहां पे समंदर जैसा एरिया है वहां पे क्लोराइड जैसा ब्लिस्टर बनेगा, राइट। ये फंडा सिंपल है, अभी पढ़ लेता हूं, लोगों को देखो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब मैं पढ़ेगा, ठीक है। बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं, ऐसा थोड़ी चलता है। सल्फेट एंड क्लोराइड आर टू मोस्ट कॉमन साल्ट। क्लोराइड प्रोडिमिनेंट मतलब कहां से आता, मरीन एनवायरमेंट, मरीन मतलब ऑफशोर, समंदर, है ना। क्लोराइड जो है वो कहां से आता है, जहां पे मरीन एनवायरनमेंट हो, समंदर जो है, ऑफशोर। लोग ऑफशोर में काम करने जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि एपीआई 510 का ये सीरीज कब करोगे, 570 का सीरीज कब करोगे, क्योंकि वो मरीन में सबसे ज्यादा पैसा है भाई, ऑफशोर में सबसे ज्यादा पैसा है ना। तो एपीआई 510 570 करोगे तो सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो उसमें शटडाउन होगा, शटडाउन मरीन में होता है, तो वहां पे लोग जाते हैं, भर भर के पैसा लेके आते हैं, है ना। अभी पैसा मांगने यहाँ नहीं आना, आगे बढ़ते हैं। एंड सल्फेट, अभी देखो सल्फेट इंडस्ट्रियल एरिया, सल्फेट कहाँ मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे, समटाइम एग्रीकल्चर एरिया है वहां पे, ये सब जगह पे हमको ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये पहला चीज हो गया टेम्परेचर, दूसरा चीज हो गया हाइग्रोस्कोपिक साल्ट, तीसरा है मेरे भाई एरोबिक कंडीशन। एरोबिक मतलब एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचने, एरोबिक कंडीशन, ठीक है, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है वैसा एरिया में क्या होगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन इनटू द कैथोडिक रिएक्शन। अभी देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कैथोडिक रिएक्शन होगा, राइट। कैथोडिक ऑक्सीजन हाइड्रोजन वो कहां जाएगा, कैथोड के साइड जाएगा ना, मैं आपको बोला ना। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन एक चैप्टर नंबर 13 आएगा, मैं आपको समझाएगा। चैप्टर नंबर 13 में आपको यहाँ पे
कैमरा के ऊपर दिखा देता हूँ। देखो ये चैप्टर नंबर 13 कैथोडिक प्रोटेक्शन लिखा है, दिख रहा है वो पीछे वाले चाचा, दिख रहा है? वेरी गुड। ये 13 नंबर आएगा, तब मैं उसको डेप्थ में समझाएगा, सुपर डेप्थ में समझाएगा। लेकिन अभी आप टेम्पररी इतना समझ लो कि बाय इंट्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन इनटू द कैथोडिक रिएक्शन अ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज डबल, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वहां पे डबल होंगे एंड मींस द डबल नंबर ऑफ आयन विल पैसिव एंड देयरफॉर द डबल ऑफ द कोरोजन, क्योंकि अभी वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन डबल होंगे। क्यों? कैथोडिक में ऑक्सीजन ज्यादा गया, राइट, हाइड्रोजन ज्यादा गया, ऑक्सीजन ज्यादा गया। अभी ज्यादा अगर जाता है तो ज्यादा वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन भी जनरेट होंगे ना। H2O को फाड़ा तो ऑक्सीजन समझो उसमें हाइड्रोजन कुछ कम निकला तो कम OH माइनस जनरेट होगा, अगर हाइड्रोजन ज्यादा निकला तो OH माइनस ज्यादा जनरेट होगा। तो वो OH माइनस अगर ज्यादा जनरेट होगा तो किसके ऊपर जाएगा? एनोड के ऊपर जाएगा, और रस्टिंग भी ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा? तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, वहां पे कोरोजन ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये भी होता है। अभी देखो ये बात तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया, 2 आगे लगा दिया है, मतलब ज्यादा किया तो 2 OH माइनस जनरेट हुआ ना, तो वो OH माइनस किधर पे ट्रैवल करेगा? क्योंकि कैथोड जो है ये हमने सीखा ना, ये एनोड, ये कैथोड, सॉरी ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट। अभी एनोड मतलब प्लस, कैथोड माइनस। अभी देखो ये माइनस है तो ये OH माइनस यहाँ पे है, तो वो किसकी साइड ट्रैवल करेगा? इस साइड ट्रैवल करेगा, इस साइड ट्रैवल करेगा? एनोड की तरह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्लस है, इसका माइनस है, तो दोनों का कॉम्बो बनेगा ना, मेल फीमेल बनेगा ना। तो ऐसा है, सबसे ज्यादा एनोड के ऊपर कोरोजन स्टार्ट होगा। कहां पे? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, जहां पे नहीं है वहां पे भी रस्टिंग होगा भाई। कैसे? तो देखो ये इसको यहां पे ऐसा भी बोलते हैं एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका ये एरिया है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वहां पे जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम है, वहां पे ये एरिया लागू पड़ता है। ऑन द मेटल सरफेस फॉर एग्जाम्पल सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया बेटर नॉन एज SRB, ये SRB और MEM ये बहुत कचरा चीज है। SRB मतलब सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया मेटल को खाएंगे। हमारा दूसरा जो चीज है मेटल ईटिंग माइक्रोब्स, वो भी मेटल को खाएंगे। तो मेटल, कुछ लोग बोलते हैं ना मेटल ये सड़ गया है, खा गया है, ये रेट खा गया है ना, रेट का तो नहीं बात कर रहे, लेकिन ये मेटल वो कम हो जाएगा, वहां से खा जाना मतलब कम हो जाना। तो ऐसे भी रीजन है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये कंडीशन जनरेट होगा, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे कौन होंगे? अपने कुल्ले टिकाए रहेंगे बैक्टीरिया वालों ने, ठीक है। तो भी हो सकता है। एसिड एंड अल्कली, इसका तो पूरा चैप्टर में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एसिड एंड अल्कली, एसिड एंड अल्कली, कोई भी जगह पे एसिड डाल दो तो एसिड में तो प्रॉब्लम होना ही है, अल्कली में भी प्रॉब्लम होना ही है। तो ये सब चीज तो हमने 5 नंबर समझ लिया। अभी 6 नंबर बायमेटालिक कॉन्ट्रैक्ट। बायमेटालिक कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 से 5 क्वेश्चन। टोटल कितना? 100 क्वेश्चन है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे। तो आपको ये चैप्टर बहुत डेप्थ में करना जरूरी है। 2-3 बार रगड़ो इसको, चैप्टर को काट 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 रगड़ो, लेकिन करो इसको एकदम डेप्थ में करो। ओके भाई, सबको समझ में आ रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं। बायमेटालिक कॉन्ट्रैक्ट। अभी इट इज ऑल्सो नोन एज अ बायमेटालिक कोरोजन। बायमेटालिक कोरोजन भी बोलते हैं। मेटल कैन बी लिस्टेड इन ऑर्डर नोबिलिटी। अभी नोबिलिटी का पहले यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये चार्ट जो है मैंने यहां पे दिखाया है, ये चार्ट को, ठीक है। अभी ये जो चार्ट है वो यहाँ पे बहुत डेंजर तरीके से दिखाया, देखो ऐसे दिखाया है ना। लेकिन मैंने नया कोई रॉकेट नहीं किया है, यहाँ पे ऐसे एरो बना के इसको थोड़ा कलरिंग सिस्टम दिया है, नया कोई रॉकेट नहीं किया है, ठीक है। ओके, अभी ये जो चार्ट है इसको गैल्वेनिक लिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। वेरी गुड। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं। जैसे ही आप नीचे जाते जाते हैं वैसा एनोडिक एरिया बढ़ता जाता है, जैसे ही आप ऊपर जाते जाते हैं वैसा कैथोडिक एरिया बढ़ता जाता है, राइट। कैथोडिक टाइप का चीज बढ़ता जाता है।
अभी दूसरी बात, ये एनोड और कैथोड का समझ में आ गया कि भाई नीचे जैसे आएंगे वैसे कैथोड बनता जाए, सॉरी एनोड बनता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा कोरोजन कहाँ होता है? एनोड एरिया में, एनोड एरिया में होता है। अभी देखो मैंगनीज का कोरोजन ज्यादा होगा या फिर मिल स्केल का ज्यादा होगा? एनोड की कौन सी साइड में है? एनोड कौन सी साइड में है? नीचे की साइड में सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कोरोजन किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा। डेफिनेटली ये बात सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी दूसरा एनोड कैथोड समझ में आ गया। मोर नोबल, हम लोग बोलते हैं ना नोबेल प्राइज मिला, मोर नोबल। तो जैसे ही नीचे जाते जाते हैं वो चीज अच्छा नहीं है, जैसे ही ऊपर जाते जाते हैं जैसे नोबेल प्राइज मिलेगा, ऐसा समझो आप। टेम्पररी समझने के लिए ये बात समझो, ठीक है। टेक्निकली तो बहुत अलग चीज है, मैं आपको समझाऊं इंग्लिश में। इट्स इफ यू आर गोइंग डिक्रीजिंग एरिया एंड इट्स कॉल्ड नोबल, लेस नोबल, एंड इट्स इफ यू आर गोइंग अपसाइड एरिया इट्स कॉल्ड मोर नोबल है। And it's also called that bottom side if you are going, then corrosion rusting is start increasing area. If you are put the tin and in tin of them you can plating the zinc, so which area is corrode? ऐसा में बहुत डेंजर तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। वैसे हमारा इंग्लिश का क्लास भी हम कर रहे हैं, पता है ना, ओमान का बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अभी इसमें नहीं पढ़ना है। खली भली हमें क्या फर्क पड़ता है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कैथोडिक एरिया जो है वो समझ लो, एनोडिक एरिया कौन सा है वो समझ लो, मोर नोबल कौन सा है, जो जैसे ही ऊपर जाएंगे उन लोगों को हमको नोबेल प्राइज देना है, नीचे वाले को नोबेल प्राइज नहीं देना है, ऐसा समझो। और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऊपर जैसे जाते जाएंगे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे नीचे जाते जाएंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक मेरा लीड है, एक मेरा जिंक है, दोनों में से सबसे ज्यादा कोरोजन कहां पे होगा? कौन एनोडिक है ज्यादा? जिंक एनोडिक ज्यादा है। एनोडिक जिंक अगर ज्यादा है तो कोरोजन डेफिनेटली जिंक के एरिया में ज्यादा होगा, समझे बात। सिल्वर है, सिल्वर और मैं आपको माइल्ड स्टील, ये दोनों में से सबसे ज्यादा कोरोजन किस पे होगा? माइल्ड स्टील पे होगा, क्योंकि वो नीचे है। माइल्ड स्टील जो है वो नीचे है, सिल्वर सबसे ऊपर है, तो नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। और दूसरी बात ये आपको याद रखना ही है, जी टीटा, सिल्वर, निकल, लीड, एडमिटरी ब्रास, कॉपर, टीन, मिल स्केल, लो स्टील, मिल स्टील, एल्यूमिनियम अलॉय, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये आपको लाइन बाय लाइन ही याद रखना है। कुछ लोग ऐसा भी कुछ लोग उसका सॉन्ग भी बना देते हैं पहले वर्ड का, तो ऐसा भी आप बना सकते हैं। अपने हिसाब से जुगाड़ करो। मैंने तो सॉन्ग भी बना लिया है इसका, तो मैं मेरे हिसाब से याद रखता हूँ, आपको आपके हिसाब से याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये लाइन बाय लाइन ही याद रखना है। इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो है, थ्योरी इसमें 50 है, 50 में से ही 4 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे। तो ये आपको कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है, ठीक है। ओके भाई, समझ में आ गया सिंह भाई? ओके, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे चैप्टर क्लोज नहीं होता है, थोड़ा एक बाकी है तो कर लेते हैं, मैं भी अभी थक गया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अभी क्या होगा, फॉर द लिस्ट अबव इट कैन सीन दैट मिल स्केल इमीडिएटली अबव द स्टील। अभी गैल्वेनिक लिस्ट में मिल स्केल कहाँ है? यहाँ पे। स्टील कहाँ है? मिल स्केल और मिल स्टील यहाँ पे है, ठीक है। अलॉय स्टील यहाँ पे है। तो तीनों में से सबसे ज्यादा रस्टिंग कहाँ पे होगा? माइल्ड स्टील के ऊपर होगा, मिल स्टील के ऊपर होगा, इसके बाद लो अलॉय स्टील के, उसके बाद मिल स्केल के ऊपर होगा। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द अबव लिस्ट इज सीन दैट मिल स्केल इज इमीडिएटली कोरोजन होगा ऑफ स्टील ऑन द गैल्वेनिक लिस्ट। मिल स्केल के ऊपर सबसे ज्यादा कोरोजन होगा, कम होगा, और स्टील जो है वो उसके नीचे है, इसके लिए स्टील के ऊपर ज्यादा होगा। ओके, दिस मीन दैट मिल स्केल इज अ कैथोडिक एंड स्टील to steel and the left of the surface will be accelerate and the corrosion of the steel substrate। तो इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, इसमें मैं पढ़ना नहीं है। मैं आपको जो टेबल समझाया वही समझ लेना है आपको। यहाँ पे मिल स्केल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रोलिंग ऑपरेशन एंड स्टील सेक्शन ऑफ RSC और RSA और RSJ, तो ऐसा भी होता है। ओके, अभी क्या होगा, सबसे पहले आपका रस्टिंग स्टार्ट होगा, तो पहले क्या बनेगा? FeO,
क्या बनेगा, FeO बनेगा। FeO बनने के बाद इसके बाद क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा वर्सटाइल। इसको क्या बोलते हैं, वर्सटाइल। FeO को वर्सटाइल बोलते हैं। इसके बाद आपका बनेगा Fe3O, उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। और हेमेटाइट जो है वो इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको लाइन में ही याद रखना है। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पहले ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, पहले वर्सटाइल बनता है, मैग्नेटाइट बनता है या हेमेटाइट बनता है। तो आपको याद रखना है पहले वर्सटाइल बनता है, वर्सटाइल बनने के बाद फिर आपका बनता है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट बनता है। ठीक है, हेमेटाइट आपका लास्ट में बनता है। ओके, अभी ये मिल स्केल तो बन गया, छोटा छोटा मिल स्केल तो बना लिया, बन गया रस्टिंग की वजह से, लेकिन उसका थिकनेस कितना होगा वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखें उन लोगों का थिकनेस जो है 25 से 100 माइक्रोन के बीच में रहता है। कितना रहता है, 25 से 100 माइक्रोन के बीच में। तो ये भाई साहब को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा काम तमाम हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ओके, ये सब चीजें ना मिल स्केल जनरली रोलिंग में प्रोड्यूस होता है और टेम्परेचर 580 डिग्री होता है। ये लिखना है तो लिख लो, जनरली नया कोई रॉकेट नहीं है। इतना याद रखो, मिल स्केल बनता है, पहले FeO बनता है, FeO को वर्सटाइल बोलते हैं। इसके बाद Fe3O4 बनता है, उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। इसके बाद Fe2O3 बनता है, उसको हेमेटाइट बनते हैं। वो रोलिंग में जनरली बनता है मिल स्केल, और वो रोलिंग जो बनता है उसमें टेम्परेचर 580 डिग्री से जनरली ज्यादा होता है। तो आपने रोलिंग मिल देखा होगा, रोलिंग मिल में मिल स्केल ज्यादा बनता है। जनरली ये दीपेश पटेल डालता है ना, कुछ एक मटेरियल को डालता है, उसके ऊपर ऐसा दब दब लगाते हैं तो वो एक मिल स्केल जैसा काला काला पपड़ी निकल जाता है पहले, राइट, वही मिल स्केल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। इसके बाद ये जो आपने ये समझ लिया, ये 580 डिग्री समझ लिया, ये समझ लिया, उसका थिकनेस 25 से 100 हो गया, ये समझ लिया, तो ये फंडा क्लियर हो गया। यहाँ पे ये जो ब्लूइस्ट लाइन है यहाँ पे लिखा भी होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है भाई, प्रोड्यूस द मिल स्केल, ब्लू मिल स्केल दिखा है, यहाँ पे लिखा है ना। तो इसके लिए ये फोटो लगाया हुआ है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ये ब्लू मिल स्केल जो है वो यहाँ पे ये सब चीज है ना, ये छोटा छोटा डब्बा है ना, यहाँ पे देखो ये सब मिल स्केल है, ठीक है। तो ये मिल स्केल को दूर करेंगे तो कोरोजन आपका बंद हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आने वाले परसों हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सॉरी 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है सरफेस प्रिपरेशन मेथड एंड स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।